क्वेश्चंस रहे बीच में तो आप हैंड रेस करके सर को पूछ सकते हैं। अभी जो 6% मिल रहा है, is it an assured 6% or it also No, varies no. up and down? It goes up and down as per the interest rate. Right. Okay. So that's also a variable. Variable. Yes, that is also right. वो वेरिएबल मार्केट के इंटरेस्ट रेट कैसे रहते हैं, एफडी भी वैसे ही रहती है। आइडिया आएगा कि मेरे गोल्स कौन से, और उसके बाद है ना आपको ये करना है कि उस गोल को आपको कितने सालों के बाद अचीव करना है और कितना अमाउंट लगवाना है। तो एक आपको आइडिया आएगा कि मुझे सर्टन गोल्स मतलब 3 साल 5 साल 10 साल के बाद इशू करना है, और अप्रॉक्सीमेटली आज के हिसाब से मतलब उसको 2 लाख रुपए खर्च आता रहेगा। तो एक अंदाजा पकड़ सकते हैं कि 5 साल के बाद वो अमाउंट बढ़ के मतलब 3 लाख रहेगा, तो उसका एक अमाउंट आप लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक गोल्स है और उसके अमाउंट मुझे कितने सालों के बाद लगने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में जो मेरे उद्दिष्ट है वो हासिल करने के लिए कितना अमाउंट की जरूरत ना प्रोविजन करना है। जैसे हमने क्रिकेट में भी देखते हैं कि वो बैट्समैन रहता है, वो देखता है कि मुझे स्कोर उतना करने के लिए पर ओवर कितना रन करना है, ओवर पर रन कितना करना है। तो वैसे अपने लाइफ के उद्दिष्ट के लिए आपको वो कैलकुलेशन करना है कि मुझे गोल्स के पूरा करने के लिए कितना अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है और वो कैसे पूरा करना है। और एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब एक 12 महीने के अंदर का जब तो गोल्स रहेगा उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 12 महीने से 5 साल के अंदर का रहेगा उसको मीडियम टर्म बोलते हैं, और 5 साल के ऊपर का रहेगा उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो जो मैंने अपनी स्लाइड्स बताई थी जिसमें मतलब वेकेशन में जाना है जो 1 साल के अंदर है, और उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड गोल है बाइंग अ कार जो मुझे 2 साल के बाद लेना है, इसके लिए 6 लाख रुपये की जरूरत है। बाद में घर लेना है जो 5 साल के बाद है, जिसमें मुझे 60 लाख अराउंड लगेगा। बाद में चाइल्ड एजुकेशन 15 साल के बाद मुझे 20 लाख लगेगा। चाइल्ड मैरिज 25 साल के बाद मुझे 30 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। और रिटायरमेंट तो जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, जिसके लिए 25 साल के बाद मुझे करीबन 2.5 करोड़ की जरूरत है। अभी ये आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे इतने का अमाउंट की जरूरत होने वाली है। नो डाउट कि अमाउंट सही नहीं रहेगा, लेकिन आपको कुछ आएगा, एक अंदाजा आप निकाल सकते हो। तो ये सब बताने के बाद है ना हमें लोग पूछते हैं अरे आपने सब बताया आपने, लेकिन उसके लिए पैसे किधर है, क्योंकि इतना महंगाई बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे हैं, तो जो हम कमाते हैं ओके उसमें हार्डली कुछ बचता है। तो खर्चा ही ज़्यादा होता है तो थोड़ा कुछ बचता है जिसमें हम SIP वगैरह कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग पर्यावरण में। लेकिन आपको पहले के ज़माने में मालूम रहेगा कि पहले ज़माने में जब इनकम आता था तो घर के लोग है ना पहले वो बाजू में रखते थे थोड़ा पैसा, और उस बचे हुए पैसे से घर चलाते थे। तो वो क्या करते थे कि इनकम आने के बाद थोड़ा पैसा वो बाजू में रखते थे फ्यूचर के लिए, और बाकी का पैसा इस्तेमाल करते थे अपने डेली नीड्स के लिए। तो वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि आपके गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके बच्चों का एजुकेशन ऐसा ना हो कि अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है तो आप लोन लेंगे, तो अल्टीमेटली लोन लेना इस सब बर्डन फॉर यू। तो पहले से आप प्रोविजन करोगे तो वो आपको एक काम में आता है। तो आपके इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए आप अभी से शुरू करते हो तो एक अच्छा अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका इनकम आने के बाद थोड़ा ही पैसा आप बाजू में रखो, चालू करो ओके, और फिर बाकी का अमाउंट खर्चा करो। तो ऑलवेज सेव फर्स्ट बिफोर स्पेंडिंग। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जैसे बताया मैंने आपको। तो जो भी शॉर्ट टर्म आप गोल्स कंसिडर करते हो तो एक माइंड में ख्याल आता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव होना चाहिए ओके, और आपका मार्केट का वोलेटिलिटी के ऊपर इतना असर होना नहीं चाहिए। और उसके लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट्स, लिक्विड फंड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स है वो अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अवेलेबल है। जब भी आप 3 से 5 साल का पीरियड देखते हो तभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा बेटर रिटर्न आपको मिलना चाहिए, और मार्केट का असर ज़्यादा उसके ऊपर होना चाहिए, जब बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। और उसके लिए अगेन लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स है, डेट फंड्स है ओके, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स है कि जो आपको उस मीडियम टर्म गोल्स के लिए आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स के जिसमें 5 साल के ऊपर के गोल्स हैं, जहाँ पे आप ऑलवेज देखते हो कि मेरा जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी मार्केट से अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। और उसके लिए आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट में आप कर सकते हो, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आप उसमें कर सकते हो, ले सकते हो। है तो जैसे FDs जो अक्सर पॉपुलर है और बहुत लोगों को पता है, तो FDs RDs जो है इसमें मिनिमम 500 रुपये से आप बैंक में FD कर सकते हो।
वैलिडिटी मार्केट के ऊपर चढ़ाव उसमें होता नहीं है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है जो अक्सर 5 से 8% रहता है। और टैक्सेशन एफडी इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, ओके। तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। और लिक्विडिटी एक पॉइंट है लिक्विडिटी कि आप कभी भी वो पैसे निकाल सकते हैं, तो जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप एफडी तुरंत बेच सकते हो, जैसे आरडी भी है, फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड आप कभी भी बेच सकते हो। गोल्ड जैसे आप फिजिकल गोल्ड लेते हो, ज्वेलर्स से गोल्ड लेते हो, गोल्ड ETF लेते हो, वहाँ पे भी गोल्ड ETF हो रहा है, वहाँ पे 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहाँ पे इतना मार्केट का असर होता नहीं है, तो कम मीडियम टू लो वैलिडिटी है, रिटर्न 7 to 8% मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और गेन टैक्सेबल है। गोल्ड भी आप तुरंत बेच सकते हो। इक्विटीज़ अगेन म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से आप चालू कर सकते हो। इसका वैलिडिटी थोड़ा ज़्यादा है, मीडियम टू हाई है, मार्केट भी उतार चढ़ाव होता है तो भी उसका रिटर्न कम ज़्यादा होता है, लेकिन आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो भी आपको अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। और एक 12 से 10-12% रिटर्न आप एवरेज पकड़ सकते हो। कई अच्छे म्यूचुअल फंड ने 15% के ऊपर भी रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन 10-12% रिटर्न आप पकड़ सकते हो। और उसका जो टैक्सेशन है वो 1 लाख तक कि आपको टैक्स फ्री है, 1 लाख के ऊपर आपका गेन रहेगा तो आपको 10% टैक्स है। 1 साल के पहले आप निकालते तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अक्सर इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। तो 1 साल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट रखते हो तो 1 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 10% लगता है, 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स फ्री है। और रियल एस्टेट में 500 रुपये से कुछ होता नहीं है, ओके, इसमें ज़्यादा ही अमाउंट लगता है, ओके। वैलिडिटी कम है, मार्केट इतना उसका इतना ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन आपको उसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं, रेंटल इनकम मिलता है और एक एप्रिसिएशन भी आता है। लेकिन उसका जो गेन है वो टैक्सेबल है। और उसका एक थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है कि उसका एक है कि लिक्विडिटी नहीं है। आप जब भी आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो तुरंत बिका जाता नहीं है, कभी उसको 6 महीना भी लगेगा, कभी 3 महीने बिक जाती है, कभी 6 महीना लगता है, कभी 1 साल लगता है, 2 साल भी लगता है। तो ये सब फीचर देखने के बाद आपको तय करना है कि मुझे किस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जो मुझे मेरे जो गोल्स है वो पूरा करने के लिए मदद कर सकता है। तो देखा है कि इक्विटी जो है वो आपको एक लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न भी देता है और आपको एक टैक्स बेनिफिट भी देता है। दिन ब दिन जो चीज़ों के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि वो अक्सर इंडिया में 7% के आसपास है। यदि आप इन्फ्लेशन पकड़ते हो, ओके, तो आपका एफडी जो है वो करीबन एक आधा टका 1% ही रिटर्न ज़्यादा देता है। गोल्ड जो है वो करीबन 1% रिटर्न ज़्यादा देता है इन्फ्लेशन से। इक्विटीज़ जो है वो आपको 3-5% रिटर्न ज़्यादा देता है एफडी से, इन्फ्लेशन से। और रियल एस्टेट वो भी थोड़ा 1-2% रिटर्न ज़्यादा देता है। तो ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो प्रोडक्ट है वो आपको म्यूचुअल फंड है, कि जहाँ पे वो आपको शेयर मार्केट की जो आपको एक इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न ऑलवेज Thank you. सो चेयर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने वाले प्रोडक्ट को देखेंगे तो इक्विटीज है जो इन्फ्लेशन को कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देते हैं। और वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपका इन्फ्लेशन से परचेसिंग पावर कम हो जाता है, वैल्यू पैसे का कम हो जाता है। तो आपका पैसा इंटेक रखना होगा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद हर एक 3 जो कैटेगरी आती है, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है कि जो लंबे समय के लिए आप रखते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। डेट ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको एक स्टेबिलिटी देता है और एक रेगुलर इनकम आपको मिल सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप तुरंत उसमें से पैसे निकाल सकते हो। और आपका गोल्ड जो है वो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है। जब भी इक्विटी मार्केट डाउन होता है तो भी गोल्ड ऑलवेज अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक नेगेटिव कोरिलेटेड के हिसाब से गोल्ड में हम बताते हैं कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको रखना चाहिए। और हमने इतने सालों से करीबन 30 सालों से हम ट्रैक कर रहे हैं कि जब भी मार्केट गिरता है अनसर्टेनिटी आती है तो भी गोल्ड एक अच्छा रिटर्न को दे देता है। क्या जो असेट्स है वो अलग अलग हिस्सों में आप अलग अलग पर्याय में इन्वेस्ट करो। तो इसमें इक्विटी और डेप आता है कि जहाँ पे आपका इक्विटी, डेप एंड गोल्ड, और कभी रियल एस्टेट पे भी आप आपके हिसाब से कर सकते हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप जब भी करते हो तो एक प्रॉपरली आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि जब भी मार्केट उतार चढ़ाव में वो कम गिरते हैं और आपको एक स्टेबल रिटर्न देने का प्रयास करो। तो ऑलवेज यू फॉलो एसेट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो। अक्सर हमें लगता है कि हमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ये मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर है। मार्केट भी बढ़ता है तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन कभी मार्केट गिरता भी है
तो मार्केट गिरता है तो सबको डर होता है कि आपका वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड आज परफॉर्म अच्छा करता है, तो आपका एक जगह पे लॉस हो रहा है लेकिन गोल्ड आपको संभाल लेता है और डेट मार्केट में आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है। तो ये एसेट एलोकेशन का फायदा है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे लॉन्ग टर्म में एक 15% रिटर्न मेरे एसेट एलोकेशन से आ रहा है और एक बेटर ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड करता है। और जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हो तो आप शॉर्ट टर्म देखते नहीं हो, आप जब भी आप अपना आपका ओरिजिनल लॉन्ग टर्म रहता है कि मेरा एसेट एलोकेशन के हिसाब से, मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से मुझे 15% रिटर्न वहाँ से आ रहा है, जिसमें इक्विटी में सर्टन अमाउंट है, गोल्ड में सर्टन अमाउंट है और डेट में सर्टन अमाउंट है। तो ये आपका एसेट एलोकेशन आपके एडवाइजर आपको बता सकते हैं। तो एक एसेट एलोकेशन से एक स्टेबल पोर्टफोलियो मिल जाता है और आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हमने काफ़ी स्टडी करके बनाया। तो ये करीबन 18 साल का स्टडी बता रहा है कि जहाँ पे हमने सबको देखा भी होगा कि 2006 में जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तभी उसने करीबन 49% रिटर्न दिया था। सेम 2007 में 49% रिटर्न दिया, लेकिन 2008 में मार्केट गिर गया था, तो काफ़ी गिर गया था, 52% मार्केट गिर गया था। और उस टाइम पे काफ़ी मार्केट में हड़बड़ हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने पैसे विड्रॉ किया था और बहुत सारे लोगों का हाई लेवल पे मार्केट में जब इन्हें इन्वेस्ट किया था तो लॉस भी हुआ था। और उस टाइम पे गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया था, 26% रिटर्न दिया था। तो ये लास्ट 18 साल का जो डेटा बता रहा है कि 18 साल में करीबन 8 साल इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया था, 8 साल गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया था, सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया था, और 2 बार बॉन्ड फंड ने रिटर्न दिया था। तो अभी इक्विटी मार्केट में फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है, कैसा रिटर्न रहेगा, डाउन रहेगा, मार्केट ऊपर रहेगा। तो व्हाट इज ऑल बेटर कि आपका अमाउंट तीनों हिस्सों में हो, कि आपका 240 224 में इक्विटी अच्छा करेगा, गोल्ड अच्छा करेगा कि डेप अच्छा करेगा, किसी को पता नहीं। तो एक बेटर रहेगा कि आपका थोड़ा अमाउंट इक्विटी में, थोड़ा अमाउंट डेप में, थोड़ा अमाउंट गोल्ड में हो जाना चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं कि इक्विटी में मार्केट गिरने के बाद डूब गया तो पैसा, लेकिन अक्सर आप देखोगे कि लंबे समय के लिए आप रखते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। मार्केट में अप एंड डाउन साइकिल रहते हैं, जैसे हर एक बिजनेस का साइकिल रहता है, वैसे मार्केट का भी साइकिल रहता है। तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन वापस वो ऊपर आता है। तो तेज़ी मंदी मार्केट का एक फीचर है कि जहाँ पे मंदी आती है, तेज़ी आती है, लेकिन जब आप लंबे समय से करते हो तो एक अच्छा रिटर्न आप इंडियन मार्केट से ले सकते हो। ओके, एक हमने सब भी देखा, आप सब थाना में रहते हैं। अब अब 10 साल 15 साल पहले थाना कैसा था, अभी थाना कैसा है, और आगे फ्यूचर में क्या कैसा रहेगा, क्या आपको दिख रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और ये थाना में हो रहा है कि अक्रॉस इंडिया हो रहा है? अक्रॉस इंडिया हो रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं कि अपना ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, मतलब इकोनॉमी बढ़ रहा है, राइट। उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं। तो ये सब बता रहा है कि अपने इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बढ़ रही है, फॉरेनर इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना ग्रोथ करें। तो ये एक 90 समय के लिए आपको इंडिया देखोगे तो ग्रोथ होने वाली है। रिटर्न देखते हैं, स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न दिया है, मिड कैप ने इतना दिया है, लेकिन उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, ये सब मार्केट के ऊपर है। लेकिन किसके ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए और देख सकते हैं तो है रिस्क। तो रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट, रिटर्न मार्केट के ऊपर चढ़ाव से आपको मिल सकता है, लेकिन आपको देखना है कि आपका रिस्क कितना है। आप मतलब ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो कि कम रिस्क लेना चाहते हो। ऐसे लोग भी है कि जो यंगस्टर है लेकिन बिल्कुल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, और कोई ऐसे बुजुर्ग है कि जो उनका एज 70 है लेकिन वो अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कॉस्ट, ओके, ऐसे भी प्रोडक्ट है कि जो कम कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा रहता है, किसी में कॉस्ट कम रहता है, आपका समय कितना उसके ऊपर आप स्पेंड करते हो। थर्ड आता है कि टाइम, कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। तो ये सब आपको चीज़ें लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और उस टाइम पे शेयर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया तो आपको अच्छे मुनाफे हो जाता है, लेकिन मार्केट उस टाइम पे नीचे गिर गया तो आपको लॉस भी हो जाता है। तो ऑलवेज आपको देखना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय के लिए करना है। यदि आपको शॉर्ट टर्म करना है तो FDs है, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड, डेट फंड्स है, और बिहेवियर। मेरा बाजू वाला मेरा फ्रेंड इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट में इसलिए मुझे करना है, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी नॉलेज है, मुझे भी
लंबे समय के लिए करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो बिहेवियर ऑल्सो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने देखा है कि जब मार्केट गिरता है इट्स टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। लेकिन तभी लोग शेयर मार्केट से सब लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। SIP भी बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि मार्केट भी गिरता है फिर बंद कर देते हैं। तभी SIP का मेन बेनिफिट तभी होता है कि जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म रखते हो, मार्केट भी गिरता है, तभी आपको कम प्राइस में ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो वो सब आपको देखना है कि ये सब आप प्रॉपर्ली देखते हो तो आपको रिटर्न लंबे समय के लिए आपको अच्छा मिलना ही मिलना है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों ने बताया था म्यूचुअल फंड में, लेकिन कुछ लोगों का नहीं था। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है, और इसके जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स है कि जो इक्विटी मार्केट में अच्छे कंपनी में निवेश करते हैं, और उसका जो मुनाफा आता है वो हर एक इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो एक सिंपल कंपनी की जो सबके लिए काम करती है, और उनके जो एक्सपर्ट्स लोग हैं कि जो इक्विटी, डेट और गोल्ड मार्केट को स्टडी करते हैं, और एज पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आपको दे देते हैं। ये करीबन 10 फीचर्स हैं म्यूचुअल फंड से कि ये सारे फीचर्स आपको म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। एक मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट कि जहाँ पे फंड मैनेजर्स उस फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो उनको पता रहता है कि कौन सी कंपनी में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या प्रॉफिट कंपनी बना रही है, और मार्केट के चढ़ाव उतार को उनका नॉलेज रहता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में पता रहता है। तो अभी बीच में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कई बार लोग शेयर मार्केट में भी करते हैं। तो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट जब हो रहे थे तभी बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने होटल इंडस्ट्री स्टॉक बेच दिए थे तुरंत। तो अभी उसका लिंकिंग क्या रहेगा, क्या हो सकता है? बॉम्ब ब्लास्ट हुए मुंबई में, लेकिन पूरे इंडिया के जो होटल्स के स्टॉक्स थे वो बेच दिए। हाँ, टूरिस्ट अराइवल कब हो गया, होटल्स का घबराहट होती है तो फॉरेनर टूरिस्ट आना कम हो जाता है। फॉरेन टूरिस्ट कम आते हैं तो होटल बुकिंग्स कम हो जाती है। तो ये सब फंड मैनेजर्स उसके कोरिलेट करते हैं, और इसके बाद सभी एक्शन में कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस शेयर से बाहर निकलना है, वो डिसाइड करके वो डिसीजन देते हैं। और जब भी वो शेयर नीचे आता है वापस वो इन्वेस्ट करता है। तो ये प्रोफेशनल पीपल वो फंड मैनेज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपका इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग कंपनियों में होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोरोना में सब कंपनी बंद, लेकिन कभी IT कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न पोटेंशियल बाकी के जो हमने देखा चार्ट में, जहाँ पे बाकी के पर्यावरण से म्यूचुअल फंड एक आपको अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करता है। कॉस्ट लो हो जाता है जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो डीमैट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, ब्रोकिंग चार्जेस करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड हेवी क्वान्टिटी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कॉस्ट कम हो जाता है। लिक्विडिटी है, आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 3 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। डेट फंड में रहेगा तो 1 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका फैक्टर आपको मिल जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुई है, कौन से कंपनी में हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ पे आपको एक फंड से दूसरे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी स्कीम अवेलेबल है, इक्विटी, डेट, गोल्ड, वेल रेगुलेटेड है। सेबी करके जो इंस्टीट्यूशन है वो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, और टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ATC के अंतर्गत ELSS फंड में टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हो तभी भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो डेट फंड और इक्विटी फंड दोनों में बेनिफिट्स अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, उसको पता रहेगा तो अच्छा ही उसका बेनिफिट करके लेगा। तो ये छोटा एग्जांपल बता रहे हैं कि अक्सर हम बचत तो करते हैं, लेकिन राइट तरीके से करते हैं और लॉन्गर टाइम करते हैं तो कितना बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टर शर्मा है, मिस्टर कोटियन है। शर्मा का एज है 45 और वो 10,000 का SIP कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट के लिए। एक गोल पकड़ा है रिटायरमेंट, तो उनका रिटायरमेंट है 60 ईयर्स में। तो 45 ईयर्स से मतलब वो 15 साल के लिए SIP कर रहे हैं। तो 10,000 के SIP का 15 साल में वो जो भी कर रहे हैं तो उनका 18 लाख रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका अमाउंट बन रहा है 53,66,218 रुपीज़। और वही कोटियन है कि जो 30 ईयर्स का है और वो 5,000 ही कर रहा है, और वो भी 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेने वाला है, और वो 5,000 के हिसाब से 30 साल में 18 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका अमाउंट बन रहा है 4,07,00,000। दोनों जन सेम अमाउंट जमा कर रहे हैं 18 लाख, लेकिन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है वो काफ़ी डिफरेंस है। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पीरियड
शर्मा जी के पास बहुत कम है, वो 15 साल ही कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब जितना जल्दी आप निवेश करते हो उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर रहा है कि आपके पास हर एक के पास स्मार्टफोन रहेंगे, आप ऐसा भी कैलकुलेटर भी आए, तो आप देख सकते हो कि मेरा मान लो रिटायरमेंट के लिए, नहीं तो मेरे मान लो बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं कितना अमाउंट जमा कर सकता हूँ और उसके हिसाब से कितना अमाउंट बन सकता है। तो आप खुद भी देखोगे तो कोई अंदाजा आएगा कि अरे ये कैसे काम करता है, और जैसे आप एक ही साल बढ़ाते जाओगे उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते जाएगा। जितना लंबे समय आप रखते हो उतना वही काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देता है। ये मैंने पहले बताया था कि इमरजेंसी फंड हमने अभी कोरोना में भी देखा था कि किसी का जॉब चला गया था, किसी का बिजनेस डाउन हुआ, मेडिकल इमरजेंसीज आई, कुछ ऐसे पैसे की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन वही आपके पास मतलब इमरजेंसी फंड रहेगा तो तुरंत आप वो आप बेच सकते हो और पैसे आपके अकाउंट में आके आप इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक एफडी रहेगा तो आप तुरंत बेच सकते हो, पैसे आप नो कैश करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड रहते हैं कि जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे जमा कर सकते हो। इसमें से कितने लोगों को बस मालूम है कि म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का? चार दोनों का कंपेयर करोगे तो दोनों के प्रोडक्ट अलग है, उनके फीचर्स अलग है। आपको यदि चाहिए होगा कि मुझे गारंटेड रिटर्न चाहिए कि वो एफडी आपको दे सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे भी देखा कि मेरे पापा जो थे वो एफडी में करते थे, वो क्या करते थे एफडी मैच होगा वापस रिन्यू कर देते, तो उस टाइम पे मान लो इंटरेस्ट कम रहेगा तो उनको कम रेट पे ही करना पड़ेगा। और सेकंड का था कि वहाँ पे 7% मिल रहा है उनको, लेकिन 3 साल के बाद मान लो इंटरेस्ट 6% हो गया तो 6% में करना पड़ेगा, बढ़ गया तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। लेकिन कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो उनको मतलब 3 साल के लिए एफडी की है, मतलब 2 साल के बाद उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक आपको उतना पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगी, वो 2 साल का जो रहेगा इंटरेस्ट रेट। ये आपका जो HDFC का लिक्विड फंड है ना, उसमें जो 6% मिल रहा है, is it an assured 6% or it also varies up and down? It goes up and down as per the interest rate. Right. Okay. So that's also a variable. Variable. Yes, that is also right. तो वेरिएबल मार्केट के इंटरेस्ट रेट कैसे रहते हैं, एफडी भी वैसे ही रहती है, लेकिन आपको एक बार एफडी अपने करने के बाद उस पीरियड के लिए आपको फीस हो जाता है। हाँ. लेकिन आप कभी विड्रॉ करते हो तो आपको उस पीरियड का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 2 साल के लिए आप मान लो 5% रहेगा, तो 5% पकड़ेगी और अपने प्री मैच्योरिटी विड्रॉ के इसलिए आपको पेनल्टी भी लगाएगी, आपको इफेक्टिव रिटर्न देखोगे तो वो कम हो जाता है। लेकिन लिक्विड फंड में ऐसा कुछ रेट नहीं है, आपने 3 साल जैसे उन्होंने 6 साल रखा था, आप 2 साल 2 महीना 3 महीना ऐसा आप कभी भी रख सकते हो, तो ऐसा रिन्यू ही करना है, आपको जो भी पैसे की पड़ती है आप वो रख सकते हो। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि असेट एलोकेशन का कि 12, 20 और 80 हमने देखा भी होगा, हमने बीच में उसका रेडियो पे काफ़ी उसका अनाउंसमेंट किया था। तो ये अप्रोच सही अप्रोच है जो हमने लास्ट 30 सालों से हमने उसके ऊपर काम करके बनाया है। उसमें 12 मतलब अक्सर एक 12 महीने का एक्सपेंसेस जो है वो आप एक लिक्विड फंड में तो एफडी में रखो जो आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो कई बार होता है कि मेरा जॉब चला गया तो नया जॉब ढूंढने के लिए मुझे 3 महीना लग रहा है, लगने वाला है, तो उस टाइम पे वो पैसा काम में आएगा। कभी सडनली उस टाइम पे हॉस्पिटल भी आया तो उस पैसे से मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया। तो 12 महीने का पैसा ऐसा रहेगा कि जो सेफ रहेगा, कि जो आपको कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे काम में आएगा। इट्स नॉट वेरी मच, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 3 महीना 6 महीना आप 12 महीना रख सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 20 और 80। तो आज मेरा लिक्विड फंड का मैं शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया, तो बचा हुआ पैसा है उसका आप 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, 20 और 80। 20% आप गोल्ड में रखिए और 80% इक्विटी। अभी आगे दिस इज ऑल्सो डायनामिक, ओके, कि आपको लग रहा है कि मुझे 15% ही रखना है और 10% ही रखना है गोल्ड में, तो बाकी 90% आप इक्विटी में रखें। तो आपके रिस्क एबिलिटी के हिसाब से आपको वो चेंज करना है। तो 12 months of expenses in emergency fund, there's 20% in gold and 80% in equity. तो ये हमारे फंड्स है क्वांटम के, जिसमें जो पर्पल कलर बता रहा है, पिंक कलर बता रहा है वो सेफ फंड है कि जो लिक्विड फंड है। क्वांटम डायनामिक बॉन्ड फंड है जो लंबे समय के जो बॉन्ड पेपर है उसमें इन्वेस्ट करता है। उसके बाद मल्टी एसेट फंड है जो इक्विटी, डेट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ब्लू साइड में हमारे जो फंड है क्वांटम गोल्ड फंड,
क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड, क्वांटम निफ्टी फंड, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड, क्वांटम टैक्स सेविंग फंड जो टैक्स बेनिफिट देता है, क्वांटम इंडिया ESG फंड और क्वांटम स्मॉल कैप फंड। ये फंड के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको दीप जी बताएंगे। क्वांटम का थोड़ा एक परिचय करना चाहता हूँ। तो क्वांटम ऐसा फंड है कि जो एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है। क्यों नहीं करता? कि उसका खर्चा जो है वो आप अल्टीमेटली इन्वेस्टर से निकालते हैं। तो वी नेवर डू एनी एडवर्टाइजमेंट। हमारे ज़्यादा ऑफिस भी नहीं है। थाना में हमारा एक कैडबरी जंक्शन पे ऑफिस है। तो अक्सर हमारा ऑफिस बिजनेस प्रेमाइसिस में रहते हैं, जहाँ पे 15-20 लोग आके काम कर सकते हैं। जैसे वेल ऐसा डेवलप ऑफिस नहीं मिलेगा कि प्राइम लोकेशंस पे, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो ऑलवेज वी ट्राई टू कीप द कॉस्ट लो। क्वांटम एडवाइजर्स जो हमारा पेरेंट कंपनी है, तो 1990 में चालू हुआ था। मिस्टर अजीत दयाल ने वो चालू किया था। और 1996 में IV सुब्रमण्यम करके हमारे एक डायरेक्टर्स है, वो ज्वाइन हुए थे। वी आर मैनेजिंग जो पेरेंट कंपनी हमारा क्वांटम एडवाइजर्स, वो फॉरेन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो वी आर वेल नोन फॉर मैनेजिंग पोर्टफोलियो फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो आप हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनका हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो करीबन 18,300 के आसपास है। वी आर वन ऑफ द big player in managing the fund for FI. Then we are registered with SEBI as a portfolio manager as well as some other countries also, कि जहाँ पे हम उनके रेगुलेशन मैनेज करके फंड मैनेज करते हैं।